देखिए, पूर्व का जो वीडियो था उसमें महर्षि दयानंद के राष्ट्रवाद के विचारों पर विवेचना की गई थी। उससे भी पहले एक दयानंद पर वीडियो जो जारी हुआ, उसमें हमने उनके जीवन परिचय पर संक्षिप्त में चर्चा की थी। तब इस बात को समझने की कोशिश की थी कि महर्षि दयानंद ने व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर किस प्रकार का आग्रह किया है, वो किस प्रकार स्वच्छंदता पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। वह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो पक्ष रखते हुए तथा जन कल्याणकारी, प्रजा रंजनकारी राज्य के स्वरूप को प्रतिपादित करते हुए जिन विचारों को विवेचित करता है, उस पर समय समय पर न केवल भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षा यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या यूपीएससी या अदर स्टेट की पीएससी, आरपीएससी वगैरह, इनमें तो प्रतियोगी परीक्षा में भी इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार महर्षि दयानंद अपने राजनीतिक विचार प्रकट करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह। नंबर 1, व्यक्ति की स्वतंत्रता का। तो इस स्वतंत्रता का जो आग्रह उनके द्वारा किया जाता है, उसमें स्वच्छंदता पर पूर्णतः प्रतिबंध किया जाता है। स्वतंत्रता का तात्पर्य यह नहीं है कि आप स्वच्छंद हो गए, कई प्रकार के कार्य करने लगे, ऐसा नहीं होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आज कल हम देखते हैं स्वतंत्रता के नाम पर जो खुल्लम खुल्ली स्वच्छंदता का दुरुपयोग करते हुए तथाकथित लोक कल्याणकारी बात करने वाले कुछ जन नेता, जन नायक इसका जो दुरुपयोग कर रहे हैं, वो असंगत कई प्रकार की सीमाओं में बांधते हुए व्यक्ति की उन्नति, व्यक्ति के उन्नयन, व्यक्ति का अपना बहुआयामी विकास हो, लेकिन ज्ञात रहे सबका भी विकास हो। व्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर केवल स्वच्छंदता का उपयोग करते हुए अपने हितों की रक्षा करते हुए जो स्वच्छंदकारी कार्य करता है, जो समाजानुकूल न तो युगानुकूल है, उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। महर्षि दयानंद सबकी स्वतंत्रता के साथ ही व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित रहती है, इस बात पर बल देता है। क्या कहता है? सबकी स्वतंत्रता में ही आपकी स्वतंत्रता निहित है। सबका साथ सबका विकास की जो बात वर्तमान की संघ सरकार के द्वारा जो रखी जा रही है, ये भी उसी का एक रूप है। आप सबकी स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हुए उन्नयनकारी समाज के उत्थान की बात प्रतिष्ठित करते हो, तो स्वतः ही आपकी स्वतंत्रता उसमें निहित रहती है। आपका स्वतः ही विकास हो जाता है। इस प्रकार स्वामी जी ने अपने विचारों के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल पक्ष रखते हुए जो आग्रह किया है, उसमें सबकी उन्नति, सबके साथ स्वतंत्रता में व्यक्ति की भी उन्नति और स्वतंत्रता निहित रहती है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि राज्य को कल्याणकारी
होना चाहिए। तो राज्य का कल्याणकारी स्वरूप किस प्रकार होगा? तो कहता है कि हस्तक्षेप का सिद्धांत नहीं होना चाहिए, यानी कि राज्य का कार्यक्षेत्र में व्यक्ति तथा व्यक्ति के कार्यक्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप करेगा, अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत का यहां पर प्रतिरोध होता है। मनुस्मृति, शुक्रनीति सार और चाणक्य के अर्थशास्त्र को वैचारिक पृष्ठभूमि के रूप में रखते हुए महर्षि दयानंद जिस प्रकार प्रजारंजनकारी, जन कल्याणकारी राज्य का जो एक परिदृश्य, यानी कि जन कल्याणकारी राज्य की जो बात करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की जो बात करते हैं, उसमें जनता का बहुआयामी विकास होना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य पब्लिक वेलफेयर जो स्टेट है वो किस प्रकार होगा, उसके लिए एक पब्लिक इंटरेस्ट की, वेलफेयर की कॉन्सेप्ट भी देते हैं, एक अवधारणा भी देते हैं, जिसका उल्लेख मनुस्मृति में और चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। वो कहता है कि शासक का उद्देश्य होना चाहिए, राजा का उद्देश्य होना चाहिए कि अप्राप्य को प्राप्त करना। जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना, वो राजस्व के रूप में हो सकता है, कर के रूप में हो सकता है, राज्य की सीमा को लेकर के हो सकता है। अप्राप्य को प्राप्त करना, प्राप्त को संरक्षित करना। जो प्राप्त है उसको संरक्षित करना। किसी के पास में कोई भी जैसे वस्तु है उसका संरक्षण करना, उचित प्रक्रिया से उसकी सुरक्षा करते हुए उसका संरक्षण करना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। किसी के पास में पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, उसको पचा नहीं पाता है। किसी के पास में समझ लो पूंजी आ जाए, पूंजी हर एक व्यक्ति थोड़ी पचा सकता है। पैसा आ जाए, पद, प्रतिष्ठा, पूंजी या कोई भी इस प्रकार की जो बात होती है, उसको प्रत्येक व्यक्ति उसका सदुपयोग नहीं कर सकता। पैसे को केवल पूंजीपति वर्ग ही उसका सदुपयोग कर सकते हैं, उस लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं। तो ठीक इस प्रकार अप्राप्त को प्राप्त करना, प्राप्त को संरक्षित करना, संरक्षित को संवर्धित करना, उसको बढ़ाना, संवर्धित को उचित प्रक्रिया के द्वारा सदपात्रों में बांटना, यही जन कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। महर्षि दयानंद ने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप के बारे में बताते हुए, आप इस बात को समझ रहे हैं ना, समझाते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं अप्राप्य को प्राप्त करना, प्राप्त को संरक्षित करना, संरक्षित को संवर्धित करना, संरक्षित को उचित प्रक्रिया के द्वारा सदपात्रों में बांटना। आप समझ रहे हैं ना? यही बात महर्षि दयानंद अपने लोक कल्याणकारी राज्य में कहते हैं। वो राजा के देवत्व के सिद्धांत को निषेधकारी मानते हैं। सामान्य शब्दों में आप समझना, महर्षि दयानंद ने राजा को देवता का स्वरूप नहीं माना है, एक संस्था का स्वरूप माना है। कुछ लोग आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, इस प्रकार की बात करने वाले भी स्वच्छंदकारी, निरंकुशवादी विचारक हुए हैं। लेकिन महर्षि दयानंद के
विचारों में इस प्रकार की बात नहीं है। महर्षि दयानंद जिस राज्य के स्वरूप को जन कल्याणकारी बताते हैं, उसी राज्य के स्वरूप में वह वंशानुगत देवता का स्वरूप नहीं मानते हुए क्या मानते हैं? राजा है, वह जनता के कल्याण के लिए ईश्वर की प्रतिमूर्ति के रूप में निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन वो संस्थागत राजा मृत और राजमुकुट चिरायु, वही बात यहां पर लागू होती है। जो ब्रिटेन की राजतंत्र की जो व्यवस्था है, उसी बात को इस महर्षि दयानंद ने अपने चिंतन के अंतर्गत राजा के देवत्व के सिद्धांत को निषेधकारी माना है। देवत्व के सिद्धांत को निषेधकारी माना है। देवत्व के सिद्धांत को निषेधकारी माना है। तथा उसने इस बात के लिए आग्रह किया कि राजा एक संस्थागत इकाई के रूप में कार्य करते हुए जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। उसमें जनता के हितों की सर्वाधिक सुरक्षा हो, रक्षा नहीं सुरक्षा हो, इस बात पर वो बल देता है। स्वामी दयानंद जिस अपने राजनीतिक विचारों में लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है, उसमें विधि के शासन की भी बात करता है। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन होगा, यानी कि राजा कोई देवता का रूप नहीं है, वो शासन करेगा, लेकिन शासन का रूप क्या रहेगा? एक लिपिबद्ध या विधि के रूप में सारी व्यवस्थाएं रहेगी। विधान के रूप में, संविधान के रूप में उन व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। राजा केवल उसके इंप्लीमेशन का कार्य करेगा, उसकी क्रियान्विति का कार्य करेगा। शासक स्वयं सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ही कानून हूं। सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है, ऐसा नहीं है। सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर भी कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध भी कुछ नहीं। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप समझ रहे हैं, जन कल्याणकारी राज्य में जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का है, जिसको वर्तमान में डायसी कहते हैं, विधि के शासन, उसी को दयानंद पूर्व में इस बात को मान चुके हैं, या भारत के राजनीतिक समाज को इस बात को वह पहले प्रतिपादित करके उसके प्रोधा के रूप में, जनक के रूप में पहले ही इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया। विधि का शासन होना चाहिए, विधि सम्मत व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और उसमें न्याय व्यवस्था और दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। भौतिक और आर्थिक दंड की भी बात करता है। महर्षि दयानंद मनु के अनुरूप न्याय, दंड और विधि के शासन की बात करता है। मनुस्मृति में उल्लेखित बातों को और विदुर नीति में उल्लेखित बातों को वैचारिक धरातल के रूप में अंगीकार करते हुए महर्षि दयानंद ने अपने राजनीतिक विचारों के अंतर्गत न्याय और दंड व्यवस्था का पक्ष पोषण किया है। वो प्रशासन को चलाने के लिए उसके केंद्रीकृत रूप, यानी कि राजा ही सब कुछ उस प्रशासनिक व्यवस्थाओं को संचालित करेगा। शक्ति का केंद्र बिंदु राजा निश्चित रूप से रहेगा, लेकिन उन शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी होगा। उन प्रशासनिक व्यवस्थाओं का क्या होगा? विकेंद्रीकरण होगा।
प्रत्येक गांव की एक ग्राम इकाई का गठन किया जाएगा। उस ग्राम इकाई का जो ग्रामपति है उस गांव की समस्त समस्याओं के समाधान को ऊपर की ओर अग्रेसित करेगा। प्रत्येक 10 गांवों पर एक और प्रधान अधिकारी होगा। वो उन 10 ही गांवों की समस्त समस्याओं का समाधान करते हुए उनके बहुआयामी विकास की विभिन्न प्रकार की योजनाएं उन ग्रामपतियों के माध्यम से 10 गांवों में संचालित करवाएगा। इस प्रकार 20 गांवों पर एक और सक्षम अधिकारी होगा। वह सक्षम प्रशासनिक अधिकारी उन व्यवस्थाओं को संचालित करेगा। फिर 100 गांवों पर एक और अधिकारी रहेगा। वह उन समस्त व्यवस्थाओं को राजा के रूप में संचालित करेगा। ये सक्षम जो प्रशासनिक अधिकारी है, इससे इस प्रकार की व्यवस्था का आग्रह किया गया है कि वह प्रजा के प्रति संवेदनशील शासक होना चाहिए। उसके मन में एक वेदना होनी चाहिए, एक पीड़ा होनी चाहिए कि मैं किस प्रकार मेरे गांव के समस्त लोगों का बहुआयामी विकास कर सकूं। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए प्रत्येक गांव के ग्रामपति के माध्यम से जो ऊपर से संघ से केंद्र से प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू की जाती है, उनको उन्हीं गांवों के ग्रामपति भी उनको संचालित करते हैं तथा अपने गांव की समस्याओं को ऊपर की ओर अग्रेसित करते हैं। इस प्रकार सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा प्रजा के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए जन कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट का निर्माण होगा, ऐसी मनसा महर्षि दयानंद की थी। तो महर्षि दयानंद ने इस प्रकार न्याय और दंड व्यवस्था को भी सक्षम न्यायिक अधिकारियों के माध्यम से संचालित करवाया। एक निर्धारित एक दंड की व्यवस्था थी। दंड नायक उसी व्यवस्था के अनुरूप न्याय प्रक्रिया के अनुरूप दंडित करेगा। इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए 3 प्रकार की सभाएं थी। राज्य आर्य सभा, विद्या आर्य सभा और धर्म आर्य सभा। धर्म आर्य सभा जो थी वो हो गई न्यायपालिका। राज्य आर्य सभा कार्यपालिका, विद्या आर्य सभा व्यवस्थापिका। विद्या आर्य सभा, राज्य आर्य सभा तथा धर्म आर्य सभा का तात्पर्य महर्षि दयानंद चूंकि आर्य समाजी थे, आर्य समाज के संस्थापक थे, वैदिक संस्कृति के पक्षकार थे, उस आर्यों की सांस्कृतिक विरासत को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहते थे। इसलिए विद्या आर्य, राज्य आर्य तथा धर्म आर्य सभा उनका नामकरण किया। क्रमशः इनका तात्पर्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होता है। इन्होंने इस प्रकार इस व्यवस्था का संचालन किया।
ताकि जनता का विविध क्षेत्रों में समुचित विकास हो और वही वेलफेयर स्टेट, जन कल्याणकारी राज्य प्रतिष्ठित हो। अंतिम बिंदु जो राजनीतिक विचारों का है वो है अंतर्राज्यीय संबंध। तो मनुस्मृति, शुक्रनीति सार और चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुरूप और विदुर नीति, याज्ञवल्क्य की नीति सहित विभिन्न प्रकार के प्राचीन कालखंड के भारत की संस्कृति के उन ग्रंथों और रचनाओं को अंगीकार करते हुए उनके अंदर उल्लेखित की गई बातों को यहां अंतर्राज्यीय संबंधों के, परराष्ट्र संबंधों के ऊपर वह लागू करना चाहता था। महर्षि दयानंद ने 4 प्रकार के उपाय, यानी कि परराष्ट्र संबंध कैसे होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इन राजनीतिक विचारों में कैसे होने चाहिए, उसमें 4 प्रकार के उपाय, साम, दाम, भेद और दंड, ये 4 महत्वपूर्ण उपाय होते हैं। किसी को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। महर्षि दयानंद कहते हैं दंड अंतिम विकल्प होता है, यानी कि सदैव दंड को और युद्ध को टालना चाहिए। युद्ध और दंड के परिणाम होते हैं वो सदैव घातक होते हैं। तो उससे बचाव के लिए वो क्या कहता है, साम पहले समझाओ, फिर दाम, कुछ दाम पैसा, पूंजी, राजस्व, गांव वगैरह दे करके, पशुधन वगैरह दे करके, कुछ राजस्व दे करके या अपनी कन्या का दान करके। प्राचीन कालखंड में आपने देखा है जो विवाह होते थे उसका कारण भी यही था। तो कन्यादान करके, किसी भी प्रकार दान करके युद्ध को एक उपाय के रूप में वो उसको प्रयोग में लेने की बात करता है और उचित सलाह और परामर्श भी इसी प्रकार का देता है। नहीं तो फिर उसका भेद जानिए, उसकी जो कमजोर कड़ी है उसको पहचानने की कोशिश कीजिए, अंत में दंडित कीजिए। दंडित करने के लिए वही चाणक्य और मनुस्मृति के अनुरूप, चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुरूप सद्गुण नीति, यानी कि सीधा ही युद्ध की घोषणा नहीं होनी चाहिए। सद्गुण नीति यानी कि 6 गुण की नीति, सद्गुण नीति का पक्षकार वो होते हैं। संधि, विग्रह, आसन, यान, समास्त्र, द्विधिवा। तो इस प्रकार 6 जो गुण हैं, पहला संधि, फिर विग्रह, फिर आसन, फिर यान, फिर द्विधिवा, समाश्रय, इनका सबका अर्थ अपन ने पूर्व जो वीडियो है उसमें चाणक्य का जो है उसमें इस बात को समझाने की कोशिश की है। तो ये जो 6 गुण है ये परराष्ट्र संबंधों में महर्षि दयानंद समझाते हैं। तो महर्षि दयानंद के विचारों में, राजनीतिक विचारों में व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह रखते हुए, स्वच्छंदता पर प्रतिबंध लगाते हुए, व्यक्ति की उन्नति सबकी उन्नति में ही निहित रहेगी, इस प्रकार के विचारों का प्रतिपादन राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप में वो करते हैं। अस्किप का सिद्धांत नहीं होना चाहिए,
अप्राप्य को प्राप्त करना, प्राप्त को संरक्षित करना, संरक्षित को संवर्धित करना, संवर्धित को उचित प्रक्रिया के द्वारा सद पात्रों में बांटना, ये सारे विचार विधि का शासन, न्याय और दंड व्यवस्था, कर व्यवस्था, सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों से यह आग्रह किया जाए कि प्रजा के प्रति संवेदनशील आप रहें तथा सद्गुण नीति सहित परराष्ट्र संबंधों का संचालन, इसी प्रकार के भाव महर्षि दयानंद के जो राजनीतिक विचार है उसके अंतर्गत मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज हम महर्षि दयानंद के राजनीतिक विचारों में इतनी ही चर्चा करेंगे।